वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। बाजी, हाँ जी, कहते हैं कि अगर इंसान में सच्ची लगन हो तो वो कामयाब हो ही जाता है। कायनात और जीत अगर जाती है। सच्ची लगन के साथ साथ टैलेंट भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। हाय हाय। बाजी, आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए जो शख्स आने वाले हैं, उन्होंने अपनी लगन और टैलेंट के दम पे वो बुलंदियां हासिल की हैं जहां पे पहुंच पाना हर किसी की बात नहीं है। सो प्लीज वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, मिस्टर अनुपम खेर। अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सर थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों से आना चाहता था मैं भी। सर, हम भी बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप अपने शो में बिजी थे। जी सिद्धू भाजी, आप हमेशा कहते थे ना, ओए गुरु ओए गुरु। सो मेरे आज गुरु आए एक्चुअली, क्योंकि जिन्होंने फिल्म फेयर में कॉमिक एक्टर के तौर पे 5 बार फिल्म फेयर जो है हासिल किया, तो मेरे तो ये गुरु हैं। जोरदार ताली अनुपम सर के लिए। ओ गुरु, भाग्य फिल्मी दुनिया में सबका देर सवेर बनता है जी। कोई यहां अनमोल हीरा तो कोई राख का ढेर बनता है, और जिसने जीते हों अपने हुनर से कामयाबी के आसमां, जमाने में वही अजीम फनकार अनुपम खेर बनता है। अरे क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं है बाजी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अनुपम सर, कैसे हैं आप? सेंसेशनल। सेंसेशनल। हालांकि ये सवाल ही मेरा पूछना गलत था, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं अनुपम सर को 30 साल से बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अरे आपका मतलब जब मैं 25 साल का तब भी 55 का लगता था? ये क्या बात हुई? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब कि आप आज भी 25 के लगते हैं। नहीं, ये गलत बात नहीं है। ऊपर की खेती उड़ी है। अनुपम सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत जो थी वो सारांश फिल्म से की थी जी। तो शिमला से जब आप एक्टर बनने के लिए निकले और सारांश में नोटिस किए जाने तक बीच का सफर कैसा रहा सर? बहुत लंबा, क्योंकि 19 साल की उम्र में मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे जी। और फिर मैंने ड्रामा स्कूल चंडीगढ़ से कोर्स किया, फिर 3 साल का दिल्ली में कोर्स किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर मैं लखनऊ पढ़ाने गया। अच्छा। वहां तक तो ठीक था क्योंकि पढ़ाई करता जा रहा था। फिर मैं 3 जून 1981 को मैं बॉम्बे में आया। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी लुक है, पर जब आदमी नया नया गंजा होता है तो आधे बाल यहां से जाते हैं, आधे बाल यहां से जाते हैं, और मैं बहुत पतला था। I was so thin that I could see through a keyhole with both my eyes. तो यहाँ काम ही नहीं मिलता था। लोगों को आदत थी बालों वाला हीरो चाहिए, जिसके और एक्टिंग हो, ये एक्टिंग आती ना हो तो चलेगा, लेकिन बाल जरूर होने चाहिए। तो ये 3 साल ऐसे निकले। 3 साल मतलब बहुत होते हैं। Okay. किसी ने कहा कि विग लगा के घुमा करो, किसी ने कहा कि फोटो अच्छे खिंचाओ, और मुझे यहाँ याद है, मैं एक सोहनलाल कंवर जी करके एक डायरेक्टर थे। Okay. तो उन्होंने मुझे 3 महीने के बाद बुलाया कि आज मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो मैं अपने फोटोग्राफ्स लेकर ऐसे शर्ट्स में डालता था और बारिश पड़ती थी तो ऐसे चल के जाता था। तो थिएटर के फोटोग्राफ थे मेरे पास। तो फाइनली मुझे सोहनलाल कंवर जी वो किसी के साथ बैठे थे और बार बार अपने फोटो उनको दिखा रहे थे, मैं देख रही थी, और बार बार अपने मेरे फोटो देखकर साथ वाले को कह रहे थे, राम केलकर करके राइटर थे। अच्छा। अरे देखो जी, अरे देखो जी बाजी, अरे एक्सप्रेशन देखो। तो मैंने कहा यहां से तो मैं मेन रोल लेके निकला ही निकला। हाँ। उसके बाद बोलते हैं, तू तो ठीक है, जो तो तेरे पीछे लड़का खड़ा ये कौन है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट महीने। हो गया। तो बहुत ही कठिन था वैसे बेसिकली, पर मेरा एक कमाल की बात ये थी कि मेरा पहला एड्रेस वो बहुत जबरदस्त था। जब मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया तो मेरा पहला एड्रेस था, मेरी मकान मालकिन धोबन थी जी, और हम 3 लोग 4 लोग एक ही कमरे में रहते थे। बट मेरा एड्रेस था अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बांद्रा ईस्ट। क्या बात है। और ये आपने जानबूझ के वो जगह पे आपने मकान लिया था? नहीं, बिल्कुल जानबूझ के लिए नहीं। जिसके लिए मैं यहाँ आया था उसने मुझे कहा था कि तेरे को फ्लैट देंगे, मगर जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे कोई लेने ही नहीं आया था। पर मेरा एड्रेस ये था। फिर मुझे लगा कि अब मेरा एड्रेस ये है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या बात है। तो जैसे आप कह रहे थे कि मैं जब मुंबई उतरा स्टेशन पे तो मुझे कोई लेने नहीं आया, तो आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको लेने आए? नहीं, मैं अपने, जिसने मुझे नौकरी के लिए, मतलब क्या मतलब आपने आने से पहले किसी को इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैं यहाँ एक नौकरी करने आया था। यहाँ पर एक एक्टिंग स्कूल था, उसमें मैंने ऐड पढ़ा था, और उन्होंने मुझे कहा था आप यहाँ आइए, हम आपको बहुत तनख्वाह देंगे और घर देंगे रहने के लिए, तो उन्होंने हमारा स्टाफ आपको लेने आएगा।
अच्छा, तो जब मैं आया तो वहां कोई लेने नहीं आया तो था। आपके साथ ही एक्टिंग कर गया हो? मेरे साथ ही एक्टिंग मतलब। फिर मेरे एक दोस्त है सुहास खांड के, उनके घर पे मैं ठहरा और बाकी लोगों के घरों को भी एग्जॉस्ट कर दिया था। इनफैक्ट मेरे राजदान मेरे दोस्त थे, उनके घर जाता था। तो 1 साल तक तो सब लोग अच्छे तरह से बिहेव करते थे। फिर उसके बाद उनको लगने लगा ये तो रोज आ जाता है शाम को खाना खाने या पैसा मांगने। फिर वो दूर से ही देखते थे, आ गया आ गया आ गया। तो फिर वहां रहा मैं। फिर उसके बाद एक और जगह थी शास्त्री नगर। एक और अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी। मेरे लखनऊ के दोस्त थे प्रमिल खन्ना, जो हमारे साथ, उनको उनके पिताजी ने सिर्फ एक साल का टाइम दिया था। अच्छा, कि तू एक साल स्ट्रगल कर ले और अगर तेरा कुछ नहीं हो तो वापस आ जाना। अच्छा, तो पंखा वो लेके आया था, उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी। तो एक दिन जून जुलाई के महीने में मैंने देखा प्रमिल पंखा उतार रहा है। अच्छा, मैंने कहा पंखा क्यों उतार? कहता मेरा साल पूरा हो गया। हमने उसके पांव पड़ लिए कि तू पंखा छोड़ के जा। और हम और भी सोते थे। एक दूसरा हमारे पास पंखा था, जो पंखा टेबल फैन होता है ना। हाँ। तो हम रात को सोते थे तो वो खड़खड़ खड़खड़ करते थे। तो तीनों हम जो सोते थे ऐसे सोते थे। हमको प्रैक्टिस हो गई। आई थिंक ये किस्से याद रखने से आपकी जिंदगी के जो दुख हैं, जो गम हैं, जी, थोड़े कम हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ऊपर टेरेस पे सोते थे तो बारिश आ जाती थी तो सीढ़ी पे सोते थे, तो सीढ़ी पे ऐसे करके सोना सीख लिया था। मतलब वर्सेटाइल शुरू से रहे हैं आप? बचपन से। अच्छा सर, आजकल तो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, रियलिटी शोज हो गए हैं, बड़े सारे लोगों को मौका मिल जाता है कि आप जाके अपना ऑडिशन दे दीजिए या किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लीजिए। उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था सर। और हमने कहीं पे ये भी सुना है, आपके इंटरव्यू में सुना था कि सारांश फिल्म में जब आपने वो फादर का किरदार निभाया था, उस समय अनुपम खेर सर की उम्र सिर्फ 28 साल थी जी। तो 65 साल के आदमी का किरदार निभाया। लेकिन वो फिल्म पहले आपको दे दी गई, बाद में कुछ फिर गड़बड़ हो गया था, कुछ तो हुआ था। वो बड़ा लेजेंडरी किस्सा है कि भट्ट साहब ने मुझे वो फिल्म दे दी जी। मैंने 6 महीने उस पर काम भी किया और फिर मुझे 10 दिन पहले शूटिंग हमारी शुरू होनी थी 1 जून 1984 को। ओके। और 20 दिसंबर 1983 को मेरे एक दोस्त ने फोन पर बोला कि मैंने सुना है तू वो रोल नहीं कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे? तो मैंने भट्ट साहब को फोन लगाया। मैंने कहा भट्ट साहब मैंने सुना कि वो रोल संजीव कुमार कर रहे हैं। जी। तो भट्ट साहब ने बड़े कैजुअली बोला हाँ यार, वो राजश्री प्रोडक्शन वाले जो हैं वो किसी एस्टेब्लिश एक्टर को चाहते हैं, तो तुम न्यू कमर है, तुम दूसरे बुढ़े का रोल कर लेना। अच्छा। फिर मैंने सोचा यार मैंने 3 साल मैंने यहाँ गुजारे, मैंने सड़कों की खाक छानी, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, बीच पर सोता था मैं। अगर ये आदमी मेरे साथ धोखा कर सकता है तो मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। अच्छा। मैं वापस चला जाऊंगा शिमला या कहीं जहां मैं टीचर बन जाऊंगा। पर मैंने सारा सामान पैक कर लिया अपना, सिद्धू साहब। और फिर मुझे लगा कि मैं एक बार जाने से पहले भट्ट साहब को बोल दूं कि आप हैं क्या। अच्छा। तो मैं टैक्सी लेकर सारा सामान अपना रख कर गया और ऊपर उनके घर पर गया और मैंने उनसे कहा कि आपने वाकई संजीव कुमार साहब को लेने की सोच ली है? तो उन्होंने कहा हाँ क्या है कि सेलेबल एक्टर है, तुम अभी नए न्यू कमर हो। मैंने कहा मैं तो 6 महीने से आपके इस रोल पर काम कर रहा हूं। और फिर मेरा जो है धैर्य का बांध टूट गया। फिर मैंने उनको गालियां दी, मतलब वो मैं टेलीविजन पे नहीं बोल सकता, मतलब ऐसी गालियां उनको नहीं। मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, आपको मेरा श्राप लगेगा। आप एक फ्रॉड हैं, आप एक चीट हैं, आप पिछले 6 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि मैं, और मैंने सारे घर, मेरा क्या होता था जैसे मुझे छोटा रोल मिलता था मैं सबको बोलता था मिल गया मिल गया मिल गया, क्योंकि घर वाले परेशान करते थे ना, कुछ हुआ तेरा कुछ हुआ तेरा। और मैं 6 महीने में तो मैंने पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ गया हूं। फिर उन्होंने मेरा, अभी तो मैं हंस के बताता, पर उस समय रो रहा था मैं, रो रहा था, गुस्से में था, परेशान था। और फिर उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन वालों को फोन किया और बोला कि इसने जो अभी मेरे सामने किया है, इसके बाद तो मैं ये फिल्म सिर्फ इसी के साथ बनाऊंगा। एंड एज दे से, क्या बात है। इनफैक्ट सारांश में एक बड़ा लेजेंडरी सीन है जिसमें मैं अपने बेटे की अस्थियां लेने जाता हूं जी। तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ सर, मतलब उस समय तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी और ये सब एक्सपीरियंस नहीं थे आपको? नहीं था कि बेटा मर गया है और अमेरिका में मर गया है, 25-30 साल का बेटा है। तो मैं वो सीन, मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आपने कैसे वो जज्बात जी पेश किए, कैसे आपने वो आंख में आंसू लाए, और बड़ा डेस्परेट सीन था वो, एक बाप का जो अपने बेटे की अस्थियां
लेने जी। कस्टम ऑफिसर पे जाता है। तो मेरा जवाब ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भट्ट साहब को बोला, मैंने कहा भट्ट साहब मैं इसकी रिहर्सल नहीं करना चाहता, आप कैमरा लगा के रखिए, मैं थोड़ी देर उधर देखता हूं और जब मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आप कैमरा ऑन कर देना। और मैं जब इधर को मुड़ा तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर इस पिक्चर में तेरा कुछ नहीं हुआ अगर इस पिक्चर में तेरा कुछ नहीं हुआ, अगर तेरे को इस पिक्चर से निकलते निकलते वापस बच गया तो तुझे वापस शिमला रहना पड़ेगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी सारी ट्रेनिंग। टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं मैं। तो सारे जज्बात निकला। क्या बात है सर। ये जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सम टिप्स हैं कि मिसाल है, अगर मिसाल। आपको इमोशनल होना है तो ऐसी चीजों से, जो भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, हो जाओ इमोशनल जितना हो सकते हो, ऐसा सीन करना हो। तो थैंक यू सो मच सर, ये हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, वैसे अनुपम सर आपको पर्सनली किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं? आप कोई कैरेक्टर करने में या कॉमिक रोल करने में या विलेन का किरदार करने में? कपिल, मुझे जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। मुझे रोज सुबह उठकर मेकअप करना, शूटिंग पे आना, प्रोग्राम्स में आना, ये अपने आप में इतनी उपलब्धि है। बट ऑफ कोर्स कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना सबसे बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के जमाने में लोगों को हंसने का मौका कम मिलता है, तो इसलिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो पिछले इतने महीनों से कि आपने लोगों की जिंदगी में एक इतनी बहार लेकर आए हो, जिसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार ताली अनुपम सर के लिए। सर जब आप 28 साल के थे तब आपने 65 साल के आदमी का किरदार किया। जी जब आप कल को 65 साल के हो जाएंगे जी, तो आपको 28 साल के लड़के का किरदार करने को मिले, हाँ, आपको लगता है वो पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और अनुपम सर जैसे एक्टर हो फिर तो हो ही सकता है। और आजकल की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है। आजकल बहुत सारे हीरो जो हैं वो अपना वीएफएक्स में सब निकाल देते हैं ना, झुर्रियां बुरियां जितनी भी। तो मेरे झुर्रियां आने में भी 50 साल बाकी हैं यार। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके बाल नहीं होते उनके झुर्रियां आती नहीं, यहाँ पर देख लो। मैंने तो बॉल्ड वालों की एक वो भी लिखी है, नेशनल एंथम। जैसे आपने इतने सारे यादगारी कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे कई साल तक यही लगता रहा कि इनका नाम डॉक्टर डैंग है, क्योंकि मन में बैठ जाती ना चीजें, आप इतनी कन्विक्शन के साथ उस कैरेक्टर को करते हो। लेकिन सर उस फिल्म में आपके सामने दिलीप साहब जैसे लेजेंड भी थे, तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो आपकी मनोदशा क्या थी? आपको खुशी हुई या आपको डर भी था कि नहीं यार दिलीप साहब इतने मंजे हुए एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं? दिलीप साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, मैं तो पागल हो गया था। मैं तो खुशी के मारे मैंने लगा था। तो जब पहला सीन था जिसमें वो थप्पड़ मारने वाला सीन था, तो मैं दिलीप साहब को ही देखता जा रहा था। तो मुझे सुभाष जी कहता, तू विलन है मेरी फिल्म का, इनका भक्त नहीं है। मैंने कहा भक्त तो मैं हूं, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और उस फिल्म का जब मुहूर्त हुआ था तो वो एस्टैब्लिश कर गया था कि मुझे कि अब तो मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि उसके मुहूर्त में दिलीप साहब थे, अनिल था, जैकी श्रॉफ थे, नसीरुद्दीन शाह थे, नूतन जी थी, श्रीदेवी थी, पूनम ढिल्लन थी, और बीच में मैं खड़ा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग